अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर में समर 2016 का मर्जर एंड एक्विजिशंस का एक सवाल जो है उसको सॉल्व करते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। और ये सवाल है समर 16 का क्वेश्चन नंबर 2 वॉलेट लिमिटेड के नाम से ये सवाल है। चलें इसकी रीडिंग करते हैं, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या कहता है। सवाल कहता है वॉलेट टेलीकॉम लिमिटेड एंड ब्लू टेलीकॉम लिमिटेड आर कॉम्पिटिटर्स इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री विच हैज़ बीन विटनेसिंग फियर्स कॉम्पिटिशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। दो टेलीकॉम कंपनीज हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द टू कंपनीज। दोनों कंपनीज की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। कस्टमर्स कितने हैं, एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर पर मंथ कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ईपीएस कितना है, बुक वैल्यू कितनी है, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद सवाल कहता है VTL इज कंसिडरिंग टू एक्वायर BTL. It is estimated that after this acquisition, number one, the combined infrastructure of the two companies will create enough space to accommodate expected growth in customer base without incurring any additional capital expenditure. दोनों कंपनी सब एक हो जाएंगी तो कंपनी का करंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी जगह है कि मज़ीद खर्चा ना किया जाए और नए कस्टमर्स अगर आ रहे हैं तो उनको इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करी जाए। ड्यू टू ग्रोथ इन कस्टमर बेस, ओवरऑल रेवेन्यूज, कौन से ओवरऑल रेवेन्यूज ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी विल इंक्रीज बाय 10% पर एनम, वेयर इज द टोटल कॉस्ट्स, कौन सी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 3% ओनली। यानी कि मर्जर के बाद क्या होगा कि नई वाली कंपनी की जो अर्निंग्स होंगी वो 10% से इंक्रीज़ हो जाएंगी और नई वाली कंपनी के जो खर्चे हैं वो 3% से इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए हम पॉइंट नंबर 2 जो है यहीं पर रुक कर ना और कुछ वर्किंग करते हैं। देखो, अगर हम सवाल देखते हैं तो हमें VTL का जो रेवेन्यू है वो कैसे मालूम होगा। VTL के कस्टमर्स हैं 20 मिलियन। हर कस्टमर हर महीने 250 पे करता है और साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो 20 इंटू 250 इंटू 12 इज 60 मिलियन, सॉरी 60,000 मिलियन। इसी तरह से BTL की भी एक वर्किंग हो सकती है। BTL की वर्किंग क्या होगी, 10 मिलियन कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाई 180, एक कस्टमर एक महीने में देता है, मल्टीप्लाइड बाई 12, साल में 12 महीने होते हैं। तो 10 इंटू 180 इंटू 12 इज 21600। इन दोनों का एडिशन कितना बनता है, जब दोनों कंपनी सिंगल कंपनी हो जाएंगी तो उन दोनों का रेवेन्यू, इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का जो एडिशन बनता है, अगर आप 21600 और 60,000 दोनों को ऐड करो तो 81600 बनता है। और साथ में सवाल ने ये लिखा हुआ है कि ये भी 10% से इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिनर्जीज। तो 81600 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 इज 89760, 89760। इसी तरह से कॉस्ट की भी कोई वर्किंग होगी, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कॉस्ट नहीं दी हुई है, मुझे कॉस्ट नज़र नहीं आ रही है। ठीक है ना। बहरहाल जो भी कॉस्ट होगी वो 3% से इंक्रीज़ होनी है, कितनी होगी ये हमें मालूम नहीं है और शायद उसकी कोई हमें मे बी प्रॉबेबली वर्किंग करनी पड़ेगी। हम अलग से भी, ये तो हम मर्ज कंपनी की वर्किंग कर रहे हैं ना, हम अलहदा से भी वर्किंग कर लेते हैं। हमारे पास एक VTL कंपनी है, एक BTL कंपनी है और जो रेवेन्यू है वो हमने अलहदा से दोनों के कैलकुलेट करनी है। VTL का हमने कैलकुलेट किया 60000 और BTL का हमने जो अलहदा से कैलकुलेट किया वो 21600। रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करी जाती है। जब कॉस्ट माइनस कर ली जाती है उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पर टैक्स अप्लाई होता है और फिर नेट प्रॉफिट आ जाता है। ऐसा ही होता है ना। ठीक है। बहरहाल जो इन्फॉर्मेशन रेवेन्यू की थी वो हमने लिख दी। आगे देखते हैं कि क्या पॉइंट है। आगे बोलता है VTL विल बी एबल टू यूटिलाइज BTL's टैक्स असेस्ड कैरीड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ 3300 मिलियन। VTL जो कंपनी है वो BTL के जो टैक्स असेस्ड कैरीड फॉरवर्ड लॉसेज हैं 3300 के, वो इस्तेमाल कर सकेगी।
BTL अभी नहीं कर पा रही थी, हो सकता है कि उसके पास जो क्या कहते हैं नेट लॉस आ रहे हो। ठीक है, ये टैक्स की थोड़ी सी इम्प्लीकेशन है ना, कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस क्या होते हैं, अगले साल में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो नहीं कर पा रही। द प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ द मर्ज एंटिटी विल बी 8। इससे मुझे ये इंडिकेशन मिल गई कि मुझे जो मॉडल यूज़ करना है वैल्यूएशन के लिए वो PE रेशियो मॉडल है, यानी कि मर्ज एंटिटी का मुझे अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए होगा, ताकि मैं उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास मर्ज एंटिटी की टोटल वैल्यू आ जाए। अच्छा, साथ में लिखते हैं VTL इंटेंड्स टू ऑफर इट्स ओन शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ BTL एज बिड प्राइस फॉर द ट्रांजैक्शन। BTL के शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करेगा। It is expected that VTL shareholders will accept a share exchange ratio which will not dilute their existing earnings per share. VTL के शेयर होल्डर्स एक ऐसा शेयर एक्सचेंज रेशियो जो है वो उस पर एग्री कर जाएंगे जिससे उनके करंट अर्निंग्स पर शेयर जो है ना उसकी वैल्यू डाइल्यूट ना हो, कम ना हो। Whereas BTL shareholders will accept any offer which is at least equivalent to the existing book value of BTL shares। और BTL के शेयर होल्डर कम अज कम उतने शेयर्स मांगेंगे कि जिनकी वैल्यू इनकी एग्जिस्टिंग बुक वैल्यूज के बराबर हो। तो ये सारे पॉइंट्स तो एक्विजिशन के बाद के हैं। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि और 1% ऑफ रेवेन्यूज विच एवर इज हायर। जिस तरह से टैक्स की कहानियों में होता है ना कि यार अगर विच एवर इज हायर वाले रूल पर हम जाते हैं कि प्रॉफिट का 30% दे दो या रेवेन्यू का 1% दे दो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारी मजीद वर्किंग्स क्या होंगी। अच्छा, अब हम अगर वापस से ये PNL को कंप्लीट करें, देखें हमारे पास अर्निंग्स पर शेयर आ रही है VTL की। अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट कैसे होती है? टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल अर्निंग्स ढूंढने के लिए मैं अर्निंग्स पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 5.5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1500 से, 1500 इंटू 5.5 याद आता है भाई आपका 8250। तो नेट प्रॉफिट जो VTL का होगा वो 8250 होगा। सही बात है ना, अर्निंग्स पर शेयर को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी। अच्छा, अर्निंग से पहले क्या होगा? अर्निंग से पहले कोई टैक्स होगा जो माइनस हुआ होगा। टैक्स से पहले क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। और उससे पहले क्या होगा? कॉस्ट होगा जो रेवेन्यू में से माइनस हुई होगी। अब टैक्स कितना होगा? देखो, टैक्स का अमाउंट ऐसे ढूंढ सकते हैं, सवाल में हमें ये बात मेंशन करी गई है कि भाई टैक्स जो अप्लाई होगा ना वो या तो 30% होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, या तो रेवेन्यू जो है ना उसका 1% होगा। इन दोनों में से ज्यादा वाला अप्लाई हुआ होगा। अब VTL का अगर केस देखूं, VTL का रेवेन्यू है 60,000। 60,000 का 1% क्या बनता है? 60,000 का 1% जो है ना वो बनता है 600। अभी ये मैं मालूम नहीं है कि टैक्स लगा कितना है, क्या वो 30% लगा है, क्या वो 1% ऑफ रेवेन्यू लगा है। लेकिन अगर 1% ऑफ रेवेन्यू लगता तो वो 600 होता है ना। अच्छा, एज्यूम कर लो कि टैक्स जो है ना वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% था। तो अगर आपका जो टैक्स था वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 30% था, जो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की परसेंटेज मारते हो, यानी कि 30% ऑफ PBIT था, और उसके बाद आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अगर ये इक्वेशन होती, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस 30% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज पेड इन टू टैक्स अथॉरिटीज विल बी इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर ये इक्वेशन होती, हमें नहीं मालूम है कि VTL ने ऐसे टैक्स पे किया या ऐसे टैक्स किया, लेकिन एक कंडीशन ये होती कि 600 का टैक्स होता, दूसरी कंडीशन ये होती कि अगर उसने 30% PBIT का पे किया होता तो ये इक्वेशन होती। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जगह x लिखते हैं, हम टैक्स, ये इफेक्टिवली क्या टैक्स है ना, हम टैक्स जो है वो 0.3 ऑफ x लेते हैं, तो हमारे पास जो आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो सवाल में 8250 आ रहा है, ये दिया हुआ है हमें। तो x की वैल्यू कितनी आती है? 1 में से 0.3 माइनस किया 0.7 आया। 8250 डिवाइडेड बाई 0.7 11786। जो x आ रहा है ना वो आ रहा है 11786। इसका मतलब ये x है। x किसकी जगह लिखा था सर? PBT की जगह लिखा था। 30% ऑफ x कितना है? इसी का 30% ले लो। इसी का 30% बनता है 3535। ये हो गया क्या? ये हो गया, या 3536, ये क्या हो गया? ये हो गया x का 30%, यानी कि टैक्स हो गया। और इसमें से इसको माइनस करो, 8250 पे पहुंच रहे हो, 8250 पे पहुंच रहे हो। तो इसका मतलब टैक्स जो लगा होगा ना वो 30% वाले रूल के हिसाब से लगा होगा, बिकॉज ये इससे ज़्यादा है।
दूसरा तरीका ये कि एनपी जो है वो 70% है, बिकॉज ये 30% के बाद है, 30% माइनस करने के बाद है। तो आप 8250 को 70 से डिवाइड कर दो और 30 से मल्टीप्लाई कर दो। 8250 को ये 70 इससे है ना, 70 से डिवाइड कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनता है? बनता है 3536। इसका मतलब ये हो गया कि क्या टैक्स 600 पे किया होगा VTL ने या 3536 पे किया होगा? हायर ऑफ पे होता है तो 3536 पे किया होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू 3536 होगी। और अगर मैं 3536 को और 8250 दोनों को ऐड करता हूँ तो इससे पिछली वैल्यू जो है ना वो 117 बनती है। ठीक है, अच्छा अब कॉस्ट आ सकती है कैसे? बैलेंसिंग फिगर, रेवेन्यू में से क्या माइनस करूं कि 11786 बच जाए? तो 60,000 माइनस आंसर 48214 जो है ना वो कॉस्ट की फिगर है। इसी तरह की सिमिलर वर्किंग मुझे BTL के लिए करनी है। BTL की अगर हम बात करते हैं तो BTL के लिए जो है ना वो लॉस आ रहा है, अर्निंग्स पर शेयर नेगेटिव है। तो 0.5 नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई 1250 यानी कि 625 का लॉस आ रहा है। और अगर 625 का लॉस आ रहा है तो इसने टैक्स तो रेवेन्यू पे ही पे किया होगा, यानी कि 21600 का 1%, यानी कि 216 का टैक्स पे किया होगा। 216 का अगर टैक्स पे किया होगा तो टैक्स से पहले वाली अमाउंट कितनी होगी? 625 प्लस 216, यानी कि ये अमाउंट होगी 841। अगर ये अमाउंट 841 होगी तो कॉस्ट वाली अमाउंट कितनी होगी? 21600 माइनस 841 विच इज 207। अच्छा एक मिनट, ये 841 नहीं होगी बिकॉज 625 इज लॉस, 625 इज लॉस। तो 625 में से 216 माइनस कर दो, ये अमाउंट नेगेटिव 409 होगी। 409 नेगेटिव था और 216 और नेगेटिव था तो 625 नेगेटिव पर पहुंच गया। रिवर्स वर्किंग अगर करें हमारी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 21600 और 409 दोनों ऐड हो जाएगा 22009। अच्छा जी, अब जब कॉस्ट की हम बात करते हैं तो VTL और BTL दोनों की मिलाकर जो कॉस्ट है वो 48214 प्लस 22009 70223 बन रही है। ठीक है, और ये 3% से इंक्रीज भी होनी है। तो इन दोनों का एडिशन कर 1.03 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 72330 बन रहा है। ठीक है ना, यानी कि मर्ज कंपनी की जो कॉस्ट होगी वो होगी 72330। तो मर्ज्ड एंटिटी का जो PBT आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, वो 89760 माइनस 72330 आएगा, यानी कि 17430 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अब यार यहां पर बड़ा गौर से एक बात को सुनना, देखो बड़े गौर से एक बात को सुनना, जो हमारा PE रेशो मॉडल होता है, वैल्यूएशन का, उसमें हम करते क्या? उसमें हम एक साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिक करते हैं और उसको PE रेशो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना, और हम कहते हैं मार्केट वैल्यू आ गई भाई कंपनी की। अब यार इसमें एक कंडीशन होती है, वो ये कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो ना, ये एक नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट हो। सर इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आम हालात में कंपनी हर साल 5 रुपए कमाती है, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, 5 रुपए, और नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में वो हर साल 5 रुपए कमाएगी। उसका PE रेशो है 2। तो कोई पूछेगा ना इस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी है, तो आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आप बोलोगे कि यार इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है ना वो 10 है। अब मिसाल के तौर पे लेट से ये जो साल जिसकी आप अर्निंग्स पिक कर रहे थे, इस साल कंपनी ने अपनी किसी सब्सिडरी को डिस्पोज ऑफ किया, किसी बहुत बड़े फिक्स्ड एसेट को डिस्पोज ऑफ किया, या कोई ऐसी चीज करी जो नॉन रिकरिंग नेचर की है। कैसे नेचर की है? नॉन रिकरिंग नेचर की, यानी कि हर बार नहीं होती है। मिसाल के तौर पे कंपनी ने एक मशीन बेची थी और उस पर उसको गेन हुआ, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ 100, तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा वो कितना होगा? 105। पी रेशो अगर 2 है तो क्या मैं ये बोलूंगा इस कंपनी की वैल्यू या इस कंपनी की वर्थ जो है वो 210 रुपए है?
यार सर ये तो इसलिए ज़्यादा हो गई ना क्योंकि आपने वो वाली अर्निंग उठा ली जिस साल इसने मशीन बेची थी। यानी कि ये एक एक्टिविटी ऐसी थी कि जो हर साल नहीं होती है। भाई पी रेशो वाले मॉडल को तो ये रिफ्लेक्ट करना है ना कि कंपनी की मार्केट वर्थ कितनी है। अब वो एक साल आपने अगर अर्निंग्स को मैनिपुलेट कर कर ज़्यादा दिखा दिया, या एक साल आपने कोई बहुत बड़ी मशीन या कोई गेन ऑन डिस्पोजल हो गया या वन ऑफ कोई अर्निंग हो गई और उसकी वजह से आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, तो जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो गलत वैल्यू आ जाएगी। बिकॉज ये 210 ये समझेगा कि हर साल 105 105 105 105 कमाते हो। तुम ये समझ लो ये जो पी रेशो होता है ना, ये फ्यूचर का एक क्यूमुलेटेड डिस्काउंट फैक्टर होता है, और पीएटीज जो होते हैं ना वो एक नॉर्मलाइज्ड कैश फ्लोज की तरह हैं। तो इस बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपना पी रेशो जब यूज कर रहे हो उसमें कोई वन ऑफ गेन शामिल ना करो। बात समझ में आ रही है ना? होपफुली लॉजिक बन रही है यार इसकी, क्योंकि अगर मैं कोई वन ऑफ गेन शामिल कर दूंगा तो मेरी तो पूरी वर्किंग ही ऊपर नीचे हो जाएगी, मेरा तो पूरा हिसाब किताब ही ऊपर नीचे हो जाएगा। जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 210 पर आ जाऊंगा, उसका ये मतलब हो जाएगा हर साल 105 105 105 और 105 कमाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब सर यहां पर ये क्यों एम्फेसाइज किया आपने? इसलिए किया क्योंकि अगर तुम पॉइंट 3 पढ़ते हो, पॉइंट 3 में वो बोलते हैं VTL विल बी एबल टू यूटिलाइज BTL's टैक्स असेस्ड कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ 3300 मिलियन। ये एक वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, बेनिफिट जरूर है। इस साल का जब हम टैक्स असेसमेंट फाइल करेंगे, हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, उसमें इसका एज या एडवांटेज भी लेंगे, और हम पे नहीं करेंगे टैक्स। हम इन रियलिटी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से, हम टैक्स वाले की वर्किंग के हिसाब से, ये जो पहला साल होगा एंटिटी का, उस साल में शायद टैक्स पे ना करें, बिकॉज वी हैव कैरीड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस ऑफ 3300। लेकिन जरा मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में इसकी कहानी सुनना। हम ये सोच लेंगे कि यार आम हालात में हर साल कंपनी का रेवेन्यू ये होगा, आम हालात में हर साल का कंपनी का कॉस्ट का जो एक्सपेंस होगा वो इतना होगा, आम हालात का पीबीटी इतना होगा, और आम हालात में अगर ये इसको ये एक जो कहानी है ये अभी भुला दी जाए तो यार आम हालात में मुझे 17430 तकरीबन मैं हर साल कमाता और उस पर 30% टैक्स में चला जाता, यानी कि 5229 चला जाएगा, और आम हालात में 17430 माइनस 5229 यानी कि 12201 बच जाएगा। ठीक है, आप इस अर्निंग्स को यूज करोगे और 8 से मल्टीप्लाई करोगे, पहला काम ये करोगे। ठीक है ना, यानी कि आप क्या करोगे, आप 12201 मल्टीप्लाइड बाई 8, आप बोलोगे 97608 ये हो गया, और ये दूसरे सवालों में भी आपने क्या होगा कि कोई वन ऑफ बेनिफिट है उसको अलग से अकाउंट फॉर करो। तो अब हम इसका बेनिफिट लेंगे। इसका बेनिफिट आखिर मिलता क्या है? आखिर किसी ने टैक्स, किसी को याद हो पिछले मतलब लेवल का आपने टैक्स दिया हो या अभी आपने टैक्स का पेपर देना है, क्या होता है भाई? इससे ये जो हमारे टैक्स असेस लॉसेस होते हैं ये हमारे क्या कहते हैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं। क्या मुझे 3300 का बेनिफिट मिलता है? नहीं सर, 3300 का नहीं मिलता। मैं पहले एक तो इसकी वर्किंग कर दूं, फिर इसकी लॉजिक भी समझा देता हूं। देखो, मैं जो ये तो मेरे पास मेंटेनेबल अर्निंग्स मल्टीप्लाइड बाय पी रेशो आ गया, ठीक है, और 3300 का 30% ले लेंगे, यानी कि ये जो वन ऑफ बेनिफिट है ना वो सिर्फ और सिर्फ 990 का है, और इस मर्ज्ड एंटिटी की जो टोटल वैल्यू है ना वो बनेगी 97608 प्लस 990 विच इज 98598 98598। ठीक है, अच्छा अब मैं दोनों क्वेरीज रिजॉल्व करता हूं। पहला कि आपने 30% क्यों लिया, 3300 क्यों नहीं लिया? बेनिफिट तो 3300 का मिला, ये क्वेरी आती है बच्चों को। दूसरा, सर आपने पहले साल में ये 5229 टैक्स थोड़ी पे किया होगा, तो मैं भी नहीं कह रहा मैंने पे किया होगा, मैं तो तुम्हें यही समझा रहा हूं कि जब तुम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करोगे या वो करोगे अपना क्या कहते हैं टैक्स का रिटर्न फाइल करोगे तो तुम इसका बेनिफिट लोगे। अच्छा, बेनिफिट कैसे लिया जाता है सर, ज़रा उसकी थोड़ी सी मैं यहाँ पर आपको लॉजिक समझा दूँ या वर्किंग कर दूँ। देखो, तुमने कमाए 17430, तुमने कमाए 17430, अगर ये टैक्स असेस्ड लॉसेस ना हो तो तुम्हें इसका 30% टैक्स पे करना है, और इसका 30% बन जाता है 5229। ऐसा ही है? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। अच्छा, टैक्स असेस्ड लॉसेस होते क्या है कि पिछले साल कंपनी को लॉसेस हुए थे,
और इस साल जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आप अपनी टैक्सेबल जो इनकम होती है जिस पे टैक्स लगना है उसको मजीद कम कर कर फिर रेट अप्लाई करते हो। यानी कि मैं ये कहता है कि मैंने 17430 कमाए, लेकिन पिछले सालों मुझे जो है ना 3300 रुपये के नुकसानात हुए थे, तो मैं टैक्स अथॉरिटीज़ आपको जो टैक्स पे करूँगा ना वो 17430 माइनस 3300 विच इज़ 14130 इस अमाउंट पर पे करूँगा। और इस अमाउंट पर जब मैं आपको टैक्स पे करूँगा तो इसका 30% पे करूँगा, और इसका जब मैं आपको 30% टैक्स पे करूँगा तो मैं 4239 का टैक्स पे करूँगा। ठीक है, 4239 का टैक्स पे करूँगा। अब ज़रा गौर से बात को सुनना, अगर ये टैक्स असेस लॉसेस नहीं होते तो 5229 का टैक्स पे करना होता। इन टैक्स असेस लॉसेस की वजह से, इनकी एग्जिस्टेंस की वजह से मुझे 4239 का लॉस का टैक्स पे करना पड़ रहा है। यानी कि मेरे टैक्स की बचत कितनी हो रही है इन टैक्स असेस लॉसेस की वजह से, 5229 माइनस 4039 विच इज 990। ये एक बात तुम समझ गए होगे कि भाई हमें 3300 का हमें बेनिफिट थोड़ी मिला। अगर मेरे टैक्स असेस कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस मिलियन, ट्रिलियन, 3300, 4400, 5500 हो, मुझे ये देखना है कि मुझे उसकी कितनी वर्थ है, मतलब मुझे उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल लेट से मैं एक मिसाल देता हूँ। लेट से एक मुल्क है जहाँ पे टैक्स लगता ही नहीं है, एक मुल्क है जहाँ पे टैक्स का रेट है 0%। एक्सट्रीम यही हो सकता है ना कि एक मुल्क है जिसमें टैक्स का रेट है 0%। आप एक कंपनी खरीदने जा रहे हो, कंपनी वाला बोलता है मेरे पास टैक्स असेस कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस पड़े हैं 3300 रुपये के। तुम बोलोगे मुझे उसका क्या फ़ायदा होगा, तुम तो अगर ये टैक्स असेस लॉसेस मेरे हवाले करो ना करो मुझे तो टैक्स भरना ही नहीं है। ठीक है ना, तो टैक्स असेस लॉसेस पूरा का पूरा आपका बेनिफिट नहीं होता, बल्कि टैक्स असेस लॉसेस का 30% या जो भी टैक्स रेट है वो आपका बेनिफिट होता है, बिकॉज आपकी टैक्स लायबिलिटी जो टैक्स असेस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट उतने अमाउंट से कम होती हैं, जो यहाँ पर भी मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया। ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने की वर्किंग है। नहीं थे टैक्स असेस लॉसेस तो इतना टैक्स पे करना था, है तो इतना टैक्स पे करना है, यानी कि फ़ायदा 990 का हो रहा है, तो 3300 का 30% ले लो 3300 का। ठीक है। दूसरी बात, सर आपने यहाँ पर जो ये PNL बनाया है, मैं वापस से एम्फेसाइज करूँ, इसमें यहाँ पर टैक्स असेस लॉसेस क्यों इनकॉर्पोरेट नहीं किए? बिकॉज आपने 5229 का टैक्स तो पे नहीं करना। तो भाई अगर मैं यहाँ पर अकाउंट फॉर कर देता टैक्स असेस लॉसेस वाली बात को, मैं ये कह देता कि मेरा टैक्स जो है ना कितना बन रहा था हमारा 17430 माइनस 3300 का 30% टैक्स 4239। मैं ये कह दूं कि यार पहले साल का जो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा वो 4239 पे करना पड़ेगा। एग्रीड। अगर मैं यहाँ पर अकाउंट फॉर करता, इसके लिए टैक्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर मैं यहाँ पर अकाउंट फॉर करता तो मैं 5229 का टैक्स नहीं पे करता, बल्कि मैं 4239 का टैक्स पे करता। और इससे इम्पैक्ट क्या आता है, इससे मेरे जो 17430 माइनस 4239 यानी कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो 13191 पर आ जाता, 12201 से 13191 पर आ जाता। और मैं ये एज्यूम कर पाता, क्योंकि मैं पी रेशो में मैंने बताया ना कि हम मल्टीप्लाई करते हैं पी रेशो से जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, तो जो मार्केट वैल्यू आती है हम एज्यूम करते हैं कि तकरीबन कंपनी इतनी मेंटेनेबल अर्निंग्स हर साल कमाती रहेगी। तो मैं तो ये एज्यूम कर बैठता कि कंपनी को हर साल 3300 रुपये के टैक्स असेस कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस मिलेंगे जिसका वो बेनिफिट लेगी, जबकि ऐसा नहीं है। सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी, इंशाल्लाह काफ़ी लोगों को क्लियर होंगी। बहुत डिटेल में इसकी डिस्कशन करी, लेकिन अगर हाँ कभी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल इंशाल्लाह व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो इस कंपनी की जनाब वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो मर्ज एंटिटी की वैल्यू है वो हो गई 97608 प्लस 990, यानी कि टोटल वैल्यू बन जाती है 98598 ये वैल्यू बन गई 98598 मर्ज्ड एंटिटी की टोटल वैल्यू बन गई। ठीक है। अच्छा, इसका सवाल क्या था? इसका सवाल ए क्या था, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ शेयर। अच्छा, शेयर एक्सचेंज रेशियो बताना। चलिए, ये तो मर्ज्ड एंटिटी की वैल्यू निकाली ना हमने, ये मर्ज्ड एंटिटी की हमने वैल्यू निकाली कि जो मर्ज्ड एंटिटी है ना उसकी कितनी वैल्यू है। अच्छा, अब जो शेयर एक्सचेंज रेशियो है, अच्छा देखो ये मर्ज एंटिटी की वैल्यू है, यानी कि इसमें VTL वाले शेयर होल्डर्स भी हैं और वो लोग भी हैं जो BTL से अभी भी ताज़े VTL में आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, कहानी क्या लिखी हुई है? कहानी यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी एक लिखी हुई थी, और इसको अगर आप पढ़ोगे तो इसमें एक बात ये लिखी हुई है कि BTL के शेयर होल्डर्स ये कहते हैं कि हमें कम से कम उतने शेयर्स मिलने चाहिए
जिनकी मार्केट वैल्यू हमारे करंट शेयर्स के बुक वैल्यू के बराबर हो। तो करंट शेयर्स की बुक वैल्यू कितनी है? करंट शेयर्स की बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू पर शेयर 24 दी हुई है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1250 से, 30,000 बनता है। अब देखो इसके लिए करेंगे ये कि भाई 98598 ये नई कंपनी की टोटल वैल्यू है। एग्रीड? बिल्कुल सर, ये नई कंपनी की टोटल वैल्यू है। इसमें दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कंपनी के सारे शेयर्स की वैल्यू ना, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, कंपनी के सारे शेयर्स 98598 की वर्थ रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। इसमें दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं। अब तो कंपनी एक हो गई है, लेकिन हम ये कह सकते हैं ना कि जब शेयर होल्डर्स मीटिंग में मिलेंगे बोलेंगे अच्छा तुम VTL वाले थे, अच्छा मैं BTL वाला था अब VTL बन गया हूँ। यानी कि दो तरह के शेयर होल्डर्स होंगे, कुछ वो जो VTL में मर्जर से पहले भी थे, आज भी मौजूद हैं, कुछ वो जो थे BTL में लेकिन उनके शेयर्स कैंसिल कर दिए गए और वो अब VTL का पार्ट बन गए। एग्रीड सर, ऐसा ही होगा। दूसरी बात, VTL के जो शेयर होल्डर्स आज भी हैं और मर्जर के बाद भी होंगे, उनके पास टोटल 1500 शेयर्स हैं। ये तो चेंज नहीं होंगे ना, इनको हम नए शेयर्स नहीं देते। VTL के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ी नए शेयर्स देते हैं, हम तो शेयर्स देते हैं नए वाले BTL से जो VTL में आया उसको बोलते हैं तुम्हारे पिछले शेयर्स कैंसिल हुए और उसके अगेंस्ट या उसके बदले में ये लो भाई नए शेयर्स। तो VTL के तो शेयर्स पहले भी 1500 थे, जो शेयर होल्डर्स VTL में एग्जिस्ट करते थे वो आज भी हैं और वो पहले भी थे, उनके पास 1500 शेयर्स हैं। BTL वाले शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स दिए गए हैं, ताज़े ताज़े VTL के। अच्छा, अब हमें ये नहीं मालूम अभी कि उनको शेयर्स कितने मिले, है ना, हमें ये नहीं मालूम। हाँ, हमें ये बात ज़रूर मालूम है कि इनका ये कहना है कि यार हमें इतने शेयर ज़रूर देना कि हमारे जो शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू बने वो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर्स की बुक वैल्यू के बराबर हो एटलीस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1250 मल्टीप्लाइड बाई 24 विच इज़ 30,000, यानी कि ये जितने भी शेयर्स होंगे इन टोटल शेयर्स की वैल्यू जो है वो 30,000 होगी। तो ये जितने भी शेयर्स होंगे इन सारे शेयर्स की अगर वैल्यू 30,000 होगी और ये वो वाले शेयर होल्डर्स होंगे जो BTL से VTL में आए हैं, तो जो पहले भी VTL में थे और आज भी VTL में, उनके शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी भाई? पूरी कंपनी की यानी कि कंपनी के सारे शेयर्स की वैल्यू 98598 है। उसमें BTL से VTL वाले जो शेयर्स हैं वो पता नहीं कितने हैं, लेकिन उनकी वैल्यू 30,000 है। और जो VTL में ही है पहले भी और आज भी VTL में है, उनके शेयर्स की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं 98598 अगर सारे शेयर्स की वैल्यू है और जो शेयर्स अभी इशू किए हैं उनकी वैल्यू 30,000 है, तो जो शेयर्स पहले से इशू थे उनकी वैल्यू 68598 होगी। एग्रीड ना? बिकॉज इन दोनों का एडिशन 98598 बनना चाहिए, बिकॉज दैट्स टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एंटायर कंपनी which includes the shareholders which were part of VTL before acquisition and the new shareholders as well. अब क्या करें सर? अब आप एक और काम कर सकते हो। आपको ये पता है कि कंपनी के 1500 शेयर्स जो है ना उनकी वैल्यू 68598 है। तो आप एक काम करो ना, 68598 को डिवाइड कर दो 1500 से, यानी कि पर शेयर वैल्यू कितनी बनी सर? पर शेयर वैल्यू बन गई 45.73। स्टेप्स देखना। स्टेप नंबर 1 ये वैल्यू लिखी, स्टेप नंबर 2 ये वैल्यू लिखी, स्टेप नंबर 3 ये वैल्यू लिखी, स्टेप नंबर 4 ये शेयर्स लॉक थे ये देख लिए, स्टेप नंबर 5 ये वैल्यू निकाल ली। सर स्टेप 6 क्या होगा? अब ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी का एक शेयर मार्केट में है 45.73 का, दूसरा है 50 का, तीसरा है 52 का, चौथा है 53 का। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सारे शेयर्स की वैल्यू 45.73 होगी। हाँ सर, सारे शेयर्स की वैल्यू 45.73 होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि BTL वाले को कितने शेयर्स दिए थे ये मैं बता सकता हूँ, बिकॉज इनके भी एक शेयर की वैल्यू 45.73 होगी और अगर 30,000 की मार्केट वैल्यू के शेयर्स हैं तो उसको मैं 45.73 से अगर डिवाइड कर दूँ तो इनको मैंने 656.02 शेयर्स दिए। ठीक है, इतने नए शेयर्स इशू हुए हैं और शेयर एक्सचेंज रेशियो अब हम मालूम कर सकते हैं। हमने इशू किया है 656.02 न्यू शेयर्स फॉर इतने पिछले शेयर से 1250 शेयर्स प्रीवियसली हेल्ड।
ठीक है ना। हमने 656.02 न्यू शेयर्स इशू किए हैं फॉर 1250 शेयर्स प्रीवियसली हेल्ड बाय दीज शेयर होल्डर्स। ये शेयर एक्सचेंज रेशो है, इतने नए फॉर दिस। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम जो है वो पर शेयर वैल्यू निकालो तो वो भी निकाल सकते हो। पर शेयर वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 656.02 डिवाइडेड बाय 12502, ठीक है ना, यानी कि 0.0524 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर प्रीवियसली हेल्ड। ठीक है भाई। अच्छा 0.0 अच्छा ये सॉरी एक जीरो कम होगा, 656.02 डिवाइडेड बाय 1250 विच इज 0.52, ठीक है। तो ये शेयर एक्सचेंज रेशियो होगा। दूसरा, वीटीएल वाले शेयर होल्डर्स ने बोला था हम सिर्फ तब मानेंगे जब हमारा एग्जिस्टिंग ईपीएस जो है ना वो डाइल्यूट ना हो। तो ईपीएस इनका करंटली 5.5 है। नई कंपनी का ईपीएस कितना होगा, नई कंपनी की अर्निंग्स हमने कैलकुलेट करी थी, ठीक है। नई कंपनी की हमने अर्निंग्स कैलकुलेट करी थी, वो थी कोई मैं यहाँ पर इसको वर्कआउट करता हूँ। जो नई कंपनी की आपने अर्निंग्स ढूंढी थी वो थी 12201, और नई कंपनी में शेयर्स कितने होंगे, नई कंपनी में शेयर्स होंगे 656.02 नए वाले और 1500 पुराने वाले, यानी कि टोटल 2156.02। तो 12201 डिवाइडेड बाय आंसर ईपीएस आता है 5.65 का ईपीएस आ रहा है। डाइल्यूट हो रहा है नहीं, 5.5 से ज़्यादा हो रहा है, 5.65 पे जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ये लोग भी मान जाएंगे। अच्छा लेकिन सर अगर आप पहले साल की बात करो ना, तो आपने ये बोला था कि मैं पीई रेशो या मार्केट वैल्यू निकालने के लिए जो अर्निंग्स ले रहा हूँ वो मेंटेनेबल ले रहा हूँ, लेकिन पहले साल की अर्निंग्स तो कुछ और होंगी, ये ईपीएस तो सही नहीं है। तो मेरे भाई अगर टैक्स एसेस लॉसेस की अकाउंट फॉर कर दोगे तो अर्निंग्स इंक्रीज होंगी और ईपीएस इससे भी ज़्यादा होगा। वो तो 5.5 से ज़्यादा पर मान रहे थे। ठीक है भाई, तो इस सवाल का जो पार्ट ए था वो मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। पार्ट बी जो है वो थियोरेटिकल है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद किसी सवाल को बीएफडी के सॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया।